Hello students, so लास्ट क्लास तक हम लोगों ने रेक्टिफायर सर्किट देखा था। सो रेक्टिफायर बेसिकली अनकंट्रोल स्विच के थ्रू डायोड, जो हमारा डायोड है उसके थ्रू हम लोग ने सारे रेक्टिफायर सर्किट्स को देखा था। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, सो हम लोग आज उन सारे सर्किट्स के परफॉर्मेंस पैरामीटर को कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर करने से पहले हम लोग परफॉर्मेंस क्या क्या पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम उसे जज करेंगे। सबसे पहला क्या है कि सबसे पहला हमारा जो है परफॉर्मेंस में इनपुट वोल्टेज जो रहता है नॉर्मली साइनसॉइडल रहता है। आपको पता है जैसे एसी इनपुट है हमारा और डीसी आउटपुट है। रेक्टिफायर में एसी इनपुट रहता है और डीसी आउटपुट रहता है। तो इनपुट एसी है हमारा, तो डेफिनेटली हमारा जो पावर सप्लाई होगा वो नॉर्मली साइनसॉइडल होगा और नियर टू साइनसॉइडल होगा। ओके, इसका मतलब है कि एक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स रहेंगे उसके अंदर में। ठीक है, और जो डीसी होगा वो हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा डीसी बनेगा। नॉर्मली क्या है कि डीसी प्योर डीसी बनना चाहिए, बट जनरली प्योर डीसी बनता नहीं है। रेक्टिफायर सर्किट में उसके अंदर में कुछ रिपल्स रहते हैं, इसको जिसको आप बोल सकते हैं कुछ डिस्टरबेंस रहते हैं, जिससे हम लोग फिल्टर सर्किट के द्वारा हटाते हैं। तो बिफोर हम लोग जब तक उसके अंदर में फिल्टर सर्किट लगाए नहीं है, उसमें हम लोग पैरामीटर्स देख लेते हैं जिसके बेसिस में हम लोग परफॉर्मेंस को जज करेंगे। ओके, डेफिनेटली फिल्टर सर्किट लगाने से कुछ चीज़ें अफेक्टेड होती हैं, कुछ चीज़ इंप्रूव करती है। बट हमारा जो सर्किट्स है वो सर्किट्स के पैरामीटर्स को पहले हम लोग देखना है बिना फिल्टर सर्किट लगाए कि उन चीज़ों में क्या क्या परफॉर्मेंस कैसे उन लोग देता है। तो सबसे पहला क्या है कि हमारा इनपुट परफॉर्मेंस होगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स होंगे, कुछ आउटपुट पैरामीटर्स होंगे। तो पहला इनपुट पैरामीटर्स में तो और आउटपुट पैरामीटर्स को पढ़ने से पहले कुछ हार्मोनिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, एक सिंपल एक एसी मैंने लिया है साइन फंक्शन। तो ये हमारा एक एफ फ्रीक्वेंसी का है, जो ये कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल इतनी देर में कंप्लीट कर रहा है। तो देखिए, थर्ड फ्रीक्वेंसी जो होंगे वो 3 साइकिल कंप्लीट कंप्लीट करेंगे। तो डेफिनेटली क्या होगा, इस जगह पे जो वेवफॉर्म होगा, इस जगह पे जो रिजल्टिंग वेवफॉर्म होगा, अगर उसको आप लोग इस तरीके से निकाला जाए तो देखिएगा कि इस जगह पे इट विल बी समथिंग लाइक, सॉरी, विल बी समथिंग लाइक, लाइक समथिंग इन दिस वे, नॉट बी अ प्योर साइन फंक्शन। इस जगह पे वोल्टेज अप हो जाएगा, इस जगह पे वोल्टेज डाउन हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस वेवफॉर्म मेरा बनेगा। ये क्या है, इट इज अ नॉन साइन फंक्शन। तो बेसिकली हमारा जो फंक्शन होता है वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज का, दिस इज द रिजल्टिंग आउटपुट वोल्टेज। ये रहना चाहिए एक सिंपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये फंडामेंटल एंगुलर एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये दोनों रहना चाहिए, बट ये जो सारी चीजें हैं ये हार्मोनिक्स कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये फंडामेंटल, ये दिस इज द फंडामेंटल, एंड बाकी जो है Vm2 Vm3 अप टू Vmn, दीज आर ऑल हार्मोनिक्स, दीज आर नोन एज अ हार्मोनिक्स। ये हार्मोनिक्स ऑटोमेटिकली सिग्नल्स में आ जाते हैं डिस्टरबेंस की वजह से। ठीक है, और ये क्या करते हैं, वोल्टेज जो हमारा रिजल्टिंग वोल्टेज है उनको ये डिस्टॉर्ट करते हैं। तो हमें मिलना चाहिए था, हम लोग देखिए कोई भी मशीन डिजाइन करते हैं V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के हिसाब से, बट इसी मशीन का अगर बात किया जाए तो हम लोग डिजाइन करते हैं इसके हिसाब से। बट क्या है कि इसके अंदर में जो हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये नेट जो V है ये नॉन साइन फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली हमने ने जितने भी एसी अभी आप रेक्टिफायर सर्किट देखा था, सभी में इनपुट जो था वो हमने सिंपल Vm साइन ओमेगा टी मान के चला था। ठीक है, ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी का ही माना था, बट नॉर्मली क्या उसके अंदर में एक फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है। ठीक है,
नॉर्मली इसके अंदर में एक फ्रिक्वेंसी नहीं रहता है, और अगर और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे, रिजल्टिंग आउटपुट अगर निकालेंगे, तो ये प्रेजेंट हार्मोनिक्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसके अंदर में। देखिए, कहने का ये मतलब है कि नॉर्मली हम अगर मैंने यहाँ पे डेफिनेटली इनपुट को साइन फंक्शन के हिसाब से लिया, जो नॉर्मली रहता है। ये हार्मोनिक्स की प्रेजेंस काफ़ी कम होती है इनपुट में, बट जब आउटपुट हमारा वोल्टेज निकलता है जो डीसी वोल्टेज, उसमें ये हार्मोनिक्स की प्रेजेंस बहुत बढ़ जाती है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट को लगा के इसे हटाते हैं। सो स्टार्टिंग में M2 3 4 विल बी नोन एज अ लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, और the higher values of higher values of n will be known as higher order harmonics। ठीक है, जैसे जैसे ये एम्पलीट्यूड, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता है, इसकी एम्पलीट्यूड, हार्मोनिक्स की एम्पलीट्यूड कम हो जाती है, और उसका इफेक्ट फंडामेंटल पे कम हो जाता है। ठीक है, बट इसीलिए फर्स्ट को थर्ड फिफ्थ सेवेंथ ये ज्यादा अफेक्टेड करता है। एक रीजन है जिसमें सेकेंड ऑर्डर और मल्टीपल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक्स क्या होते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिजल्टिंग जीरो हो जाते हैं। आई विल इसे किसी दूसरे जगह पे डिस्कस किया जाएगा। बट ये जो हो गए, ये सारे हार्मोनिक्स हो गए, और ये दिस विल बी नोन एज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने लिया है, इनपुट जो मेरा एसी है, इसे मैंने प्योर साइन फंक्शन लेके लेके यहाँ पे लिया है। ठीक है, पर जनरली इसमें भी कुछ हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं, बट नॉर्मली उसकी वैल्यू काफी कम है। ठीक है, और बट जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं, तो कन्वर्जन के दौरान क्या होता है, मतलब एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं, तो डीसी जो बनता है वो काफी फ्लक्चुएटिंग डीसी बनता है। तो फ्लक्चुएटिंग डीसी में हार्मोनिक्स प्रेजेंस हो जा उसका हार्मोनिक्स आ जाता है, और इसको आप बोल सकते हैं रिपल्स आ जाता है, और इसी रिपल्स को कम करने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट लगाते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कुछ जगह है, ओमेगा 2 ओमेगा 3 आर नोन एज हार्मोनिक्स, सेकेंड थर्ड एंड हार्मोनिक्स। एंड सिमिलरली उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड होंगे, उनको भी उनका amplitude of second, third, fourth up to nth harmonics बोला जाएगा। These are not required in the circuit. Only required is fundamental amplitude, fundamental frequency is only required in the circuit। तो पहला मेरा इनपुट में पहला इनपुट हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट परफॉर्मेंस पैरामीटर। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि जो डीसी मिलेगा उस डीसी में, सॉरी, जो डीसी मिलेगा और जो एसी हमारा इनपुट है, उसके अंदर में यस, इनपुट परफॉर्मेंस पैरामीटर। तो इनपुट परफॉर्मेंस पैरामीटर में जो इनपुट एसी जा रहा है, दिस विल वी विल बी स्टडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पैरामीटर्स दैट विल गिव यू द आइडिया अबाउट द परफॉर्मेंस, बिकॉज इनपुट अगर सही रहेगा तो आउटपुट भी हमारा सही रहेगा। सो इनपुट परफॉर्मेंस पैरामीटर में सबसे पहला आता है इनपुट पावर फैक्टर। So what is the input power factor? It is basically defined as a mean AC input power by total RMS input volt ampere. So it is a real VS IS 1 cos phi 1, so apparent VS IS। Now VS क्या है, इनपुट वोल्टेज है, और IS क्या है, इनपुट करंट है। ठीक है, और IS1 क्या है, इस IS का एक्चुअली IS क्या होगा, IS1 प्लस IS2 प्लस IS3 अप टू ISN। तो ये ये IS जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये है रिजल्टिंग आरएमएस वोल्टेज है, सॉरी आरएमएस करंट है। और ये IS1 क्या है, ये आरएमएस वैल्यू है फंडामेंटल कंपोनेंट का, जो जो हमें रिक्वायर्ड है। तो प्योर अगर एसी रहता तो IS1 का वैल्यू, IS का वैल्यू IS1 के इक्वल रहता है। बट चूंकि इसमें प्योर एसी हम इनपुट नहीं दे रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि आउटपुट में भी, सॉरी, इनपुट जो एसी हम फेड करते हैं रेक्टिफायर में, उसमें भी हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहता है। तो चूंकि हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेगा, तो डेफिनेटली आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा उसमें भी हार्मोनिक्स का प्रेजेंस आ जाएगा। तो ये इसका पावर फैक्टर क्या आ गया, इनपुट पावर फैक्टर IS1/IS इंटू कॉस फाई वन। नाउ कॉस फाई वन क्या है, ये है फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज VS एंड फंडामेंटल कंपोनेंट IS1।
ये 5:1 हो गया, सॉरी 5:1, यस 5:1। ओके, सो नेट पावर फैक्टर या पावर फैक्टर क्या होगा, IS1 बाई IS इंटू कॉस 5:1। तो इन चीजों को क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आउटपुट तो हम लोग देख लेंगे, उससे पहले तो मैं इनपुट देखना है ना, कि इनपुट जो मैं फीड कर रहा हूँ डीसी रेक्टिफायर में वो कितना प्योर है, क्योंकि उसमें अगर इम्प्यूरिटी आएगा तो डेफिनेटली जो इम्प्यूरिटी मुझे डीसी में मिल रहा है आउटपुट में, वो भी इम्प्यूरिटी बढ़ जाएगा। सो ये पहला हो गया इनपुट पावर फैक्टर। सो IS1 is the fundamental component of RMS current IS। ओके, नेक्स्ट है हमारा इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। सो इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर इज नथिंग, इट इज जस्ट अ cos phi 1। Input current distortion factor CDF is known as is the ratio of IS1 by IS. It is the fundamental component of net RMS current. This is the RMS value of fundamental component of supply current IS. Okay, so there is a relation PF is equal to CDF into DF. This is an important relation. Now next we have an harmonics input current harmonic factor. So HF is equal to IN. IN is the harmonic content of a current divided by fundamental component. So IS की वैल्यू क्या होगी, it will be IS2 plus IS3 plus IS up to ISN। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, वेक्टर सम अगर होगा IS is equal to IS square is equal to IS1 square plus IN square। IN is the sum of all the RMS value of harmonic components resulting value। ठीक है, दिस इज the RMS value of all the harmonic component combined। सो इसकी वैल्यू अगर उसको आप लोग एडिशन में सिंपल देखिएगा तो IS2 IS3 IS4 अप टू ISN। दिस इज द इनपुट करेंट हार्मोनिक फैक्टर। नाउ देयर इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। आप देखिए IS ये वैल्यू है, इसको अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया तो स्क्वायर से मल्टी स्क्वायर हो गया इधर, और डिवाइड कर दीजिए, ये विल बी 1/CDF। देखिए तो CDF जितना करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर जितना ज्यादा रहेगा, हायर द करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, ये जितना ज्यादा रहेगा ये क्वांटिटी कम होगा। ये चीज CDF जितना ज्यादा रहेगा ये क्वांटिटी कम होगा। डेफिनेटली ये क्वांटिटी अगर कम होगा तो HF हार्मोनिक फैक्टर जो है वो कम, ये वैल्यू कम, ये वैल्यू बढ़ा तो डेफिनेटली ये चीज बढ़ जाएगा, ये चीज बढ़ेगा तो हमारा जो मैग्नीट्यूड हार्मोनिक कंपोनेंट्स का वो कम हो जाएगा। दिस इज अ सिंपल CDF, हायर द वैल्यू ऑफ इनपुट करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, दिस इज CDF। CDF की वैल्यू अगर बढ़ेगी, देखिए CDF क्या है, आपका IS1 है करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, तो IS1 जितना ज्यादा IS1 की वैल्यू IS की इक्वल होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, प्योर AC होगा। तो डेफिनेटली अगर CDF की वैल्यू 1 है, then that means there is no harmonic content in the circuit। so CDF 1 अगर होता है यहाँ पर तो हार्मोनिक फैक्टर क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फैक्टर विल बी, हार्मोनिक कंटेंट विल बी 0। दैट मीन्स जितना ज्यादा CDF की वैल्यू 1 के क्लोज जा रही है उतना लोअर क्या होता जा रहा है, मेरा हार्मोनिक कंटेंट होता जा रहा है। ठीक है, CDF की वैल्यू है हमारा IS1 डिवाइडेड बाय IS। IS1 इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ RMS वैल्यू IS। RMS, ठीक है, RMS वैल्यू IS1 क्या है, RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ IS। तो अगर IS1 की वैल्यू IS के इक्वल हो जाती है, इसका मतलब है उसके अंदर में हार्मोनिक्स, सर्किट्स में हार्मोनिक्स नहीं है सिग्नल्स में, इसका मतलब CDF की वैल्यू 1 हो गई। अगर CDF की वैल्यू 1 होती है तो डेफिनेटली क्या होगा, HF 0 हो जाएगा, जो हम लोग ऑलरेडी उसके मीनिंग से निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्रिस्ट फैक्टर है। क्रिस्ट फैक्टर इज द रेशियो, जैसे आप IS जो करंट होगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, IS इज द RMS वैल्यू, तो IS की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे ISP बोलेंगे, और इन दोनों का रेशियो को हम क्रिस्ट फैक्टर बोलते हैं। ओके,
सो अगर आप देखिएगा एक एसी में निकालिए तो 220 आरएमएस वोल्टेज का मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है, 314 होता है। तो 314 अगर वोल्टेज के फॉर्म में निकालते हैं तो 314 डिवाइडेड बाई 220 विल बी द क्रेस्ट फैक्टर। नेक्स्ट वी हैव एन आउटपुट परफॉर्मेंस पैरामीटर। अब आउटपुट परफॉर्मेंस हम लोग डीसी की तरफ से देखेंगे। तो आउटपुट परफॉर्मेंस एक काफी इंपॉर्टेंट आउटपुट परफॉर्मेंस पैरामीटर। सो सबसे पहला हमारा है रेक्टिफिकेशन रेशियो। सो रेक्टिफिकेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ पीडीसी बाय पीएसी। नाउ पीडीसी और पीएसी है क्या? पीडीसी है कितना मुझे आउटपुट वोल्टेज मिला। पीडीसी देखिए कितना आउटपुट वोल्टेज, पीडीसी इज द आउटपुट एवरेज वोल्टेज इनटू आउटपुट एवरेज करंट, क्योंकि डीसी में हमें आउटपुट में हमेशा एवरेज वैल्यू देखते हैं। तो मेरा क्या है, आउटपुट एवरेज वोल्टेज इनटू आउटपुट एवरेज करंट विल बी नोन एज अ पीडीसी। ओके, नाउ व्हाट इज पीएसी? पीएसी क्या है? देखिए आउटपुट आरएमएस वोल्टेज इनटू आउटपुट आरएमएस करंट। मैंने जैसे बताया ना कि एसी जो डीसी जो मिल रहा है उस डीसी में कुछ रिपल्स फैक्टर्स भी होंगे, रिपल्स भी होंगे, एसी कंपोनेंट्स भी होंगे। नाउ पीएसी क्या है? देखिए अगर रेक्टिफिकेशन रेशियो जो है अगर 1 होता है या 100% होता है, इसका मतलब क्या, प्योर डीसी हो गया हो, हम पूरा डीसी मिल रहा है। तो पूरा डीसी मिल रहा है तो उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू एवरेज वोल्टेज होगी, एवरेज वैल्यू होगी। इसीलिए पीएसी और पीडीसी का रेशियो जो है वो बताता है कि हमारा पीएसी, पीएसी क्या है, विल बी, दिस पीएसी विल बी एडिशन ऑफ बोथ एवरेज। आप ऐसे बोल सकते हैं कि पीएसी क्या है, इज अ इज अ आप बोल सकते हैं आरएमएस, इट्स आउटपुट आरएमएस पावर। मुझे आउटपुट में क्या आरएमएस मिल रहा है। तो एक प्योर डीसी में क्या होगा, आरएमएस विल बी इक्वल टू एवरेज वोल्टेज। अगर एक प्योर एसी है, इसको समझिए, देखिए ध्यान से, अगर ये प्योर, अगर ये प्योर एसी है, प्योर अगर डीसी मिलता है तो एवरेज वैल्यू और आरएमएस का वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि आरएमएस का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू हर पॉइंट पर स्क्वायर करके लास्ट में अंडर रूट कर देते हैं। तो आप वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू अगर निकालिएगा तो V इज इक्वल टू क्या निकालिएगा, V1 से हम लोगों ने V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वी एन सो आरएमएस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, V इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू, हम लोग एन पॉइंट वी एन लेते हैं, एन पॉइंट स्क्वायर करते हैं और डिवाइड करते हैं एन से, और सभी का अंडर रूट ले लेते हैं। ये हम लोग आरएमएस का निकालने का तरीका है। ठीक है, तो अगर ये प्योर डीसी होगा, अगर ये इस तरीके का प्योर डीसी होगा तो आरएमएस वैल्यू जो होगा इक्वल टू डीसी वैल्यू होगा। पर अगर ये प्योर एसी है तो उसमें क्या होगा, आरएमएस का वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू डीसी, बिकॉज एवरेज वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाता है प्योर एसी में। अगर सो ये प्योर डीसी है तो एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस पीएसी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, आरएमएस वैल्यू जो होता है ये डेफिनेटली एक एसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आरएमएस का यूज करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पे डीसी मिल रहा है तो उसमें कुछ आरएमएस वैल्यूज भी होगा। अपार्ट फ्रॉम आरएमएस वैल्यूज होगा, वो आरएमएस वैल्यू क्या सिग्निफाई करेगा, उसके अंदर में कितना एसी है हमारा और कितना डीसी है। ठीक है, इसीलिए इस जगह पे पीएसी सिग्निफाई कर रहा है कि इसके अंदर में कितना एसी है और डीसी दोनों को ऐड कर दे रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं।
इसीलिए देखिए यहाँ लिखा भी है, इफ पीएसी इक्वल टू पीडीसी देन रेक्टिफिकेशन विल हैव नो रिपल्स इन इट। तो जनरली ऐसा नहीं रहता, इसलिए 100% कम ही एफिशिएंसी हमारा रेक्टिफिकेशन रेशियो हमेशा रहेगा। सो रेक्टिफिकेशन रेशियो आपको एक बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ये बताता है कि कितना जो एस डीसी मिल रहा है उसके अंदर में कितना परसेंटेज मेरा प्योर डीसी है, उसके अंदर में कितना प्योर डीसी मिल रहा है मुझे। ये एफिशिएंसी रेशियो ये बताता है। ठीक है, हम लोग हर सर्किट का आप एसी निकाले तो देखिए, आप लोग ने जब हम लोग ने सर्किट्स देखा था उसमें हर जगह पे आप एवरेज वोल्टेज निकाल रहे थे, आरएमएस वोल्टेज निकाल रहे थे। तो आरएमएस वोल्टेज जीरो तो नहीं आ रहा था, इसका मतलब है क्या कि डीसी में भी आरएमएस वोल्टेज होता है। ठीक है, और डेफिनेटली अगर प्योर डीसी रहेगा तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों सेम होगा। पर चूंकि प्योर डीसी मिल नहीं रहा है इसलिए एवरेज वैल्यू भी कुछ होगा, आरएमएस वैल्यू भी कुछ होगा। ठीक है, और ये जो है इन दोनों का रेशियो आपको बताएगा कि आपने कितना परसेंट कन्वर्ट किया डीसी में, एसी का डीसी में कन्वर्ट किया। ठीक है, now this is the second factor is the ripple factor, ripple voltage obviously it is a vector sum RMS square minus एवरेज वोल्टेज। जो मैंने आपको बताया कि दिस VOR इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ वेक्टर एडिशन ऑफ एवरेज वोल्टेज प्लस रिपल वोल्टेज जितना जो आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज द, इस सारे सर्किट्स में निकालेंगे रिपल वोल्टेज कम होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन रेशियो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा होने का मतलब क्या है कि पीडीसी और एपीएसी क्लोज हो रहा है एक दूसरे के, मतलब रिपल्स वीआर कम होगा। इन दोनों का वैल्यू अगर इन दोनों का वैल्यू अगर कम होगा डिफरेंस, तो डेफिनेटली रिपल वोल्टेज मेरा कम होगा। नेक्स्ट इज द फॉर्म फैक्टर। सो फॉर्म फैक्टर इज अ रेशियो VOR बाय VO। ये सारी चीज हम लोग कंपैरिजन में निकाल के देखेंगे सर्किट्स का। सो FF इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू VOR बाय VO, इज अ रेशियो ऑफ RMS बाय एवरेज वोल्टेज, जो हम लोगों ने पढ़ा भी था पहले। Next is the voltage ripple factor VRF. It is the ratio of VR by V0। VRF बताता है कितना परसेंट रिपल वोल्टेज है, जितना VRF कम होगा उतना बेहतर होगा वोल्टेज, वोल्टेज विल बी मोर डीसी। सो VRF का अगर फॉर्मूला आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, VRF इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर माइनस एफ माइनस वन, और इसको एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ VRF स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट इज द करंट रिपल फैक्टर, जस्ट वोल्टेज रिपल फैक्टर के जैसे ही है करंट रिपल फैक्टर, जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। नाउ दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। नाउ ट्रांस टफ, इसे TUF टफ से बोलते हैं, बट इट इज द रेशियो ऑफ PDC बाय V2 into I2। नाउ V2 is the RMS voltage of secondary winding of a transformer and I2 is the RMS value of RMS करंट ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर कहाँ आया? देखिए ट्रांसफार्मर का यहाँ मतलब सिर्फ है कि आप रेक्टिफायर में जो भी इनपुट दीजिएगा, आप एक एसी इनपुट दे रहे हैं तो आप डेफिनेटली उस एसी को कहीं से मान लीजिए उस पर्टिकुलर एसी को कहीं ना कहीं से आप क्या कर रहे हैं कि ला रहे हैं। तो वो जो ला रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो ट्रांसफार्मर के थ्रू या कहीं ना कहीं वो आप बोल सकते हैं कि आप उस एसी को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके ला रहे हैं। कन्वर्ट करने का मतलब है कि वोल्टेज को अप या डाउन करके ला रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए एक रेक्टिफायर है 220 का, तो आप कहीं ना कहीं 440 से वो ला रहे हैं। मान लीजिए 440, आप एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रखे हैं, वहां पे क्या है 442 या 11 केवी से, सॉरी 11 केवी से 220 को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक ट्रांसफार्मर आपने यूज किया है। तो जो टफ है, टफ ये बताता है कि जो आप एक रेक्टिफायर लीजिएगा, उस रेक्टिफायर का आपको एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए, आउटपुट वोल्टेज चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे 100 वाट का डीसी वैल्यू चाहिए। हमें एक डीसी डीसी मैंने आउटपुट में
अब एक रेक्टिफायर लिया है, रेक्टिफायर में आप इनपुट एसी डाल रहे हैं और डीसी आउटपुट निकाल रहे हैं, और आउटपुट में आप लोड जो लगाया है डीसी मोटर, उसे उसे मान लीजिए डीसी मोटर या डीसी लोड यूज किए हैं, उसे आपको 100 वाट की जरूरत है। तो डीसी सॉरी, आप जो आउटपुट में आउटपुट में 100 वाट जो लगा रहे हैं, दैट इज अ पीडीसी। ठीक है। अब 100 वाट डीसी आउटपुट पावर निकालने के लिए आपको आपको इनपुट में इनपुट किस तरीके का चाहिए, इनपुट का क्या होना चाहिए, इनपुट में बैटरी आप यूज कर रहे हैं, या इनपुट में आप एक ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज को डाउन कर रहे हैं। तो आपको उसकी उस इनपुट जो है उसका एक उसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उसका एक वीए रेटिंग होना चाहिए। उसका क्या वीए रेटिंग होगा ये टफ डिसाइड करता है। ठीक है। तो आप जब भी ये V2 और I2 है, ये जो फेड होगा ट्रांसफॉर्म रेक्टिफायर के थ्रू, ये V2 और I2 आपको निकालना होगा। और एक चीज देखिए, टफ की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना कम आपको वीए रेटिंग ट्रांसफॉर्मर का जरूरत पड़ेगा, आपको यूजफुल डीसी आउटपुट पावर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। दिस विल बी मोर क्लियर इफ यू गो ऑन विद द सर्किट। अगर सर्किट पे जाएंगे तो ये चीज और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग इसी चीज को, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को, वी विल बी स्टडिंग। थैंक यू।